नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त विशेषकर शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी की इस फ्री क्लास में। जो एस्पिरेंट्स आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूपीएससी की फ्री क्लास हर रविवार यानी हर संडे को सुबह 9 बजे लगती है और इसका नाम है दुनियादारी। हमारा मकसद है आपकी यूपीएससी की तैयारी को सही दिशा देना और पूरे हफ्ते की जो सबसे जरूरी खबरें हैं उनका सटीक एनालिसिस आप तक पहुंचाना। इस एपिसोड में हम कवर करते हैं वीकली करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी और आज का जो ये एपिसोड है इसमें हम पिछले वीक की जो टॉप 10 करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम क्या क्या जानेंगे पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति और एकोमोडेटिव बनाम न्यूट्रल स्टांस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद भारत आसियान ट्रेड रिव्यू और इंडो पैसिफिक में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में जानेंगे और इसके बाद भारत का जो नया कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है वो जानेंगे और साथ ही साथ हम जो है वो डिकार्बनाइजेशन का जो रोड मैप है उसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके ठीक बाद गियर इकोनॉमी फ्रेमवर्क और अनपेड गियर वर्क पर जो नई राष्ट्रीय पहल है उसको भी जानेंगे थोड़ा सा। इसरो का गगनयान मिशन है उसको भी पढ़ेंगे और क्रू मॉड्यूल ECLSS टेस्टिंग जो है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे। उसके बाद डीप ओशन मिशन और समुद्रयान मत्स्य 6000 के गहरे समुद्री परीक्षण के बारे में जानेंगे और फिर WHO महामारी संधि और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR संकट के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, कैसे होता है। उसके बाद ग्लोबल साउथ में सॉवरेन डेट क्राइसिस और MDB रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके ठीक बाद PM प्रणाम ये जो योजना है और रासायनिक उर्वरक मुक्त कृषि के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस खबर के बाद हम कवर करेंगे गवर्नेंस में एथिकल AI और मिशन कर्मयोगी फ्रेमवर्क के बारे में। ये थे आज के 10 करंट अफेयर्स टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करेंगे साथ मिलकर। हम आगे बढ़े इससे पहले एक जरूरी सूचना ये है कि SBPD एकेडमी के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की कीमत अब बढ़ने वाली है क्योंकि ये ऑफर 10,000 स्टूडेंट्स के लिए ही था जो कि अब कंप्लीट होने वाला है। आपको फिर 29 रुपए की जगह 599 रुपए जो है वो देने होंगे। तो यदि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है अपने आप को तो अभी रजिस्टर कर लें इससे पहले कि पैसे बढ़ जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली और बेहद इम्पोर्टेंट खबर। हमारा टॉपिक नंबर 1 जो है आरबीआई मौद्रिक नीति समीक्षा और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। और अगर इसका जीएस पेपर से हम लिंकेज देखें तो जीएस पेपर 3 से है। जीएस पेपर 3 यानी भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधन जुटाने, समृद्धि, विकास और साथ साथ रोजगार से संबंधित जो मुद्दे हैं उनसे ये रिलेटेड है। अब ये जो खबर है वो क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हुआ ऐसा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की जो 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति है यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसको हम MPCD कहते हैं, उसने अपनी द्विमासिक बैठक में रेपो रेट जो है उसको 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही समिति ने अपने रुख को विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन से बदलकर संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने पर बल दिया है ताकि विकास यानी डेवलपमेंट को गति देते हुए हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है उसको 4% के लक्ष्य से का जो दायरा है उसमें उसको स्थिर रखा जा सके, बैलेंस रखा जा सके। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अगर हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें तो इसमें एक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वर्ड है एकोमोडेटिव स्टांस यानी समायोजक रुख। क्या होता है ये? जब सेंट्रल बैंक बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने और ब्याज दरों में कटौती कर आर्थिक गतिविधियों को तेज करने की नीति अपनाता है उसी को ये कहते हैं। अब हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन में खाद्य और ईंधन जैसी अस्थिर वस्तुएं शामिल होती हैं, जबकि जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें इन्हें बाहर रखकर अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्तियां जो होती हैं उनको मापा जाता है। अब इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य मुद्रास्फीति जो है यानी फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें लगातार उतार चढ़ाव जो है वो देखा जा रहा है। यदि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी तो निजी निवेश जो है उसकी लागत बढ़ती रहेगी। अब इसमें जो एक आगे की राह होती है यानी वे फॉरवर्ड, उसमें आप लिख सकते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन की संरचनात्मक सुधार, कृषि भंडारण क्षमताओं का आधुनिकीकरण और वित्तीय व मौद्रिक नीतियों यानी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती हैं उनके बीच एक बेहतर समन्वय जो है वो बहुत जरूरी है। ऐसा आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है वो है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के संदर्भ में जो नीचे कथन दिए गए हैं इन पर आप विचार कीजिए। पहला है
एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य आरबीआई से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। दूसरा है, गवर्नर के पास किसी भी निर्णय में वीटो पावर होती है और मत बराबर होने पर वो निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन जो है वो सही है, ये आपको हमें बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। आपका जो भी जवाब है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। सही जवाब अगर आपको जानना है तो मैं आपको एपिसोड के अंत में बताऊंगी। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, जो है भारत आसियान व्यापार समीक्षा और समुद्री सुरक्षा। अगर आप उसको लिंक करना चाहें तो ये जीएस पेपर 2 के साथ लिंक होता है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जो करार हैं, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये सुन लेते हैं कि ये जो न्यूज है या ये जो खबर है ये क्या है। तो आइए जानते हैं। भारत और आसियान जो देश हैं, इन्होंने आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते यानी AITI-GA की समीक्षा वार्ता को गति दी है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्यापार घाटे को कम करना, रूल्स ऑफ ओरिजिन को कड़ा करना और साथ ही साथ तीसरे देशों द्वारा अनुचित व्यापार डाइवर्जन को रोकना। साथ ही इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी IPMDA के तहत सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम इसका एनालिसिस करें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता। क्या है ये? तो किसी भी बाह्य दबाव के बिना अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसी को ये कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति के क्या नियम है? वो मानक जो ये तय करते हैं कि कोई उत्पाद वास्तव में किस देश में निर्मित हुआ है, ताकि गैर सदस्य देश टैरिफ छूट का गलत लाभ ना उठा सकें। इसके क्या क्या प्रभाव और चुनौतियां हो सकते हैं वो जानते हैं। आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग $40 बिलियन तक पहुंच चुका है। चीन द्वारा आसियान देशों के जरिए माल को रीरूटिंग करने की चिंताएं भी बनी हुई हैं। जो वे फॉरवर्ड वाला ऑप्शन होता है उसमें आप लिख सकते हैं कि भारत को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान देशों के साथ नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी एंटीबीज को दूर करना होगा और साथ ही साथ सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को मजबूत करना होगा, तभी जो है वो हमारा देश डेवलप हो पाएगा। अभी यहाँ पर आपका आता है दूसरा सवाल है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी IPMDA पहल के संबंध में कौन सा कथन जो नीचे दिया हुआ है वो सही है? ए है, ये केवल नाटो देशों का एक सैन्य गठबंधन है। दूसरा है, ये क्वाड देशों द्वारा शुरू की गई एक गैर सैन्य पहल है जिसका उद्देश्य समुद्र में वास्तविक समय यानी रियल टाइम उपग्रह ट्रैकिंग और सुरक्षा प्रदान करना है। सी है, ये हिंद महासागर में वाणिज्यिक जहाजों पर लगने वाले टैक्स को नियंत्रित करने वाली संस्था है। और डी है कि आसियान देशों की एकल मुद्रा प्रणाली का भाग है। आपका जो भी जवाब हो, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और सही जवाब जानने के लिए बने रहिए एपिसोड के अंत तक हमारे साथ। अब बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, नेशनल कार्बन मार्केट और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यानी CCTS। इसको आप लिंक कर सकते हैं GS पेपर 3 के साथ। संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन यानी एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। अब आइए जानते हैं कि ये खबर आखिर है क्या। तो खबर कुछ यूं है कि ऊर्जा मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यानी CCTS के तहत कंप्लायंस मैकेनिज्म के विस्तृत दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया है। और इसके तहत ऊर्जा गहन उद्योगों यानी एनर्जी इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता के अनिवार्य लक्ष्य जो हैं वो भी तय किए जा रहे हैं। अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इसका एनालिसिस किया जाए तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज मिटिगेशन यानी शमन। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकना या कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना की जो प्रक्रिया है वही मिटिगेशन है। अब डिकार्बोनाइजेशन क्या है? औद्योगिक और ऊर्जा प्रणालियों से जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को समाप्त कर शून्य या न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन की ओर जो बढ़ना है वही है। प्रभाव और चुनौतियां क्या हो सकते हैं? तो ये भारत के NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस लक्ष्यों और साथ ही साथ 2070 तक नेट जीरो हासिल करने में हमारे लिए सहायक होगा। अब चुनौती ये है कि MSME सेक्टर के लिए कार्बन ऑडिटिंग और कंप्लायंस लागत वहन करना कठिन हो सकता है। अब आज जान लेते हैं कि इसका आगे की राह क्या है। तो ये एक पारदर्शी कार्बन रजिस्ट्री प्रणाली,
स्वैच्छिक कार्बन बाजार यानी वॉलंटरी कार्बन मार्केट का प्रोत्साहन करेगा और हरित प्रौद्योगिकियों के लिए वित्त पोषण भी उपलब्ध करा सकता है। और अब ये रहा स्क्रीन पर आपका आज का तीसरा सवाल जो इसी टॉपिक से जुड़ा है। सवाल है, भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यानी CCTS के संदर्भ में जो नीचे कथन दिए गए हैं उन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE इस योजना के लिए नोडल तकनीकी एजेंसी और प्रशासक के रूप में कार्य करता है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है, एक कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र यानी CCC आमतौर पर 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जन में कमी या रोकथाम का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये जो दो कथन थे इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि केवल एक सही है, ऑप्शन डी कहता है केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी कहता है 1 और 2 दोनों सही हैं और ऑप्शन डी कहता है ना तो एक सही है ना ही दूसरा। आपका जो भी जवाब है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सही जवाब मैं आपको एपिसोड के लास्ट में बताऊंगी। अब बात करते हैं हमारे चौथे टॉपिक पर जो है केयर इकोनॉमी और महिला सशक्तिकरण नीति। इसको आप GS पेपर 2 से लिंक कर सकते हैं, यानी केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं के विकास से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनसे भी रिलेट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस वाला जो पार्ट है वहां से इसको रिलेट कर सकते हैं। अब ये जो खबर है वो क्या है? खबर है कि नीति आयोग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय केयर इकोनॉमी नीति रोडमैप पर जो परामर्श पत्र है उसको जारी किया है। इसका उद्देश्य अवैतनिक देखभाल कार्य यानी अनपेड केयर वर्क को मान्यता देना है और साथ ही साथ उसकी गणना करना और औपचारिक केयर वर्क सेक्टर में रोजगार के नए अवसर यानी जो न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं उनको क्रिएट करना है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म आता है, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली आती है, केयर इकोनॉमी यानी देखभाल अर्थव्यवस्था। क्या है ये वो है जहां आर्थिक क्षेत्र जिसमें बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और घरेलू कार्यों की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष देखभाल सेवाएं शामिल होती हैं, चाहे वो सवेतन हो या अवैतनिक हो। फिर आता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी FLFPR। तो ये है कुल कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत। भारत में महिलाओं द्वारा भारी अवैतनिक घरेलू श्रम करने के कारण ये दर जो है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। और इसके प्रभाव और लाभ क्या है? केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से न केवल महिलाओं का FLFPR बढ़ेगा बल्कि GDP में भी 1 से 2% की अतिरिक्त वृद्धि जो है वो दर्ज की जा सकती है, ऐसा ILO का अनुमान है। आगे की राह में आप देख सकते हैं कि 5 Rs फ्रेमवर्क यानी रिकॉग्नाइज, रिड्यूस, रीडिस्ट्रीब्यूट, रिवॉर्ड एंड रिप्रेजेंट केयर वर्कर्स। अब यहाँ आता है आपका चौथा सवाल, वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा प्रस्तावित 5 Rs फ्रेमवर्क का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला है नाभिकीय अपशिष्ट प्रबंधन से यानी न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट से। ऑप्शन दूसरा है यानी बी है केयर इकोनॉमी और अवैतनिक देखभाल कार्य, ठीक है, इससे हो सकता है। या फिर आपका ऑप्शन सी कहता है कि सीमा पार डेटा प्रवाह नियमन, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज। ऑप्शन डी है स्पेस डेब्री शमन तकनीक। अब आपका जो भी जवाब है, जो भी आपको सही लगता है, आपको पढ़ने के बाद समझ में आया है, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सही जवाब हम आपको एपिसोड के लास्ट में बताएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं आज के 5वें टॉपिक की, गगनयान मिशन और ECLSS प्रणाली का सफल परीक्षण। इसको आप GS पेपर 3 से लिंक कर सकते हैं यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। साथ ही साथ विकास और उसके अनुप्रयोग जो हैं या फिर अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीयों की उपलब्धियां जो हैं, सीधी सी बात है स्पेस एंड टेक वाला जो वो है सेक्शन, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो खबर कुछ यूं है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल के पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली यानी एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी ECLSS के महत्वपूर्ण सब सिस्टम का स्थलीय परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। साथ ही मानव रहित मिशन जीवन के लिए व्योम मित्र ह्यूमनॉइड के एकीकरण को अंतिम रूप भी अब दिया जा रहा है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज ECLSS। तो ये है अंतरिक्ष यात्रियों को केबिन में पृथ्वी जैसा वायुमंडलीय दबाव, ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति, कार्बन डाइऑक्साइड व नमी यानी मॉइस्चर को हटाना और टेम्परेचर को नियंत्रण प्रदान करने वाली जो जीवन रक्षक प्रणाली है उसी को कहा जाता है। फिर आता है LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट। तो पृथ्वी की सतह से 160 से 2000 किलोमीटर तक की जो कक्षा है जहां गगनयान 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 दिन का मानव मिशन संचालित करेगा, उसी को कहते हैं
इसका क्या महत्व है? तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने के दीर्घकालिक विजन की ये पहली मजबूत सीढ़ी है। और यहाँ है आपका 5वां प्रश्न। इसरो के गगनयान मिशन के संदर्भ में व्योममित्र जो है वो क्या है? ऑप्शन ए है एक रोबोटिक रोवर जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, ठीक है, यानी सदर्न पोल पर। सेकंड है एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट जो चालक रहित परीक्षण उड़ानों में क्रू मॉड्यूल के मापदंडों की निगरानी करेगा। सी है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विकसित किया गया एक विशेष तरह का स्पेशल स्पेस सूट। ऑप्शन डी है गगनयान के लिए इस्तेमाल होने वाला क्रायोजेनिक इंजन। आपका जो भी जवाब है, जो भी जवाब आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और सही जवाब मैं आपको एपिसोड के लास्ट में बताऊंगी। अगला टॉपिक है डीप ओशन मिशन और मत्स्य 6000 यानी मत्स्य 6000 सबमर्सिबल का। इसे आप जीएस पेपर 3 यानी सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज या समुद्री संसाधन या विज्ञान या फिर प्रौद्योगिकी जो है यानी ब्लू इकोनॉमी, उससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो खबर है वो क्या है, इसको जान लेते हैं। तो जो हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT ने भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन के सबमर्सिबल मत्स्य 6000 के हार्बर और शैलो वाटर ट्रायल्स जो हैं वो सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ये यान 3 इंसानों को समुद्र में 6000 मीटर यानी करीब 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है। अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स यानी PMN। तो ये होती है समुद्री तल पर पाए जाने वाले खनिज पिंड जिसमें निकल, कोबाल्ट, तांबा, मैग्नीज जो है वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। फिर आता है ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था। महासागर या पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग, यही ब्लू इकोनॉमी है। इसका क्या रणनीतिक महत्व हो सकता है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए आवश्यक क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला में भारत की जो आत्मनिर्भरता है यानी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो बढ़ेगी। वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी ISA के पर्यावरणीय नियमों का पालन करते हुए समुद्री जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना सतत अन्वेषण जो है वो इससे इंश्योर होगा, सुनिश्चित होगा। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6। भारत की डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, या फिर मत्स्य 6000 को 60,000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, या भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के अन्वेषण के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है ये आपको बताना है। पहला और दूसरा सही है, या फिर दूसरा और तीसरा सही है, या केवल पहला और तीसरा सही है, या तीनों ही सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। आपका जो भी जवाब है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। सही जवाब के लिए बने रहें एपिसोड के लास्ट तक हमारे साथ। अगला टॉपिक है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR। इसे आप जीएस पेपर 2 में जो स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय हैं, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, यानी हेल्थ एंड ग्लोबल गवर्नेंस से। अब ये जो खबर है वो क्या है वो जान लेते हैं। तो बात कुछ यूं है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की महामारी संधि यानी पैंडेमिक एग्रीमेंट वार्ता के अंतर सरकारी वार्ता निकाय IMB ने पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग PABS प्रणाली पर एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसी बीच साइलेंट पैंडेमिक कहे जाने वाले रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR पर एक वैश्विक रिपोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR। तो जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी समय के साथ बदलते हैं और उन दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते जो उनके संक्रमण के इलाज के लिए बनाई गई है, उसी को कहते हैं AMR। फिर एक और टर्म है वन हेल्थ अप्रोच। ये क्या है? ये स्वीकार करना कि मानव स्वास्थ्य
पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य आपस में गहरे जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं, और किसी भी स्वास्थ्य संकट का समाधान इन तीनों के एकीकृत प्रबंधन से ही संभव है। अब क्या क्या प्रभाव और चुनौतियां हो सकते हैं, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक और अंधाधुंध उपयोग जो है, पशुपालन में हो या कृषि में, अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन की कमी, या फिर नई एंटीबायोटिक्स के अनुसंधान में निवेश का अभाव। अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि भारत के नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR 2.0 का प्रभावी क्रियान्वयन, या फिर अवेयर यानी एक्सेस, वॉच, रिजर्व क्लासिफिकेशन का कड़ाई से पालन, और ओवर द काउंटर यानी OTC बिक्री पर कड़ा नियंत्रण, ये सब किया जा सकता है तो बेहतर सुधार होंगे। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा शुरू किया गया अवयव वर्गीकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला, वायु गुणवत्ता निगरानी सूचकांक से। सेकेंड ऑप्शन है एंटीबायोटिक दवाओं का युक्तियुक्त उपयोग और प्रबंधन। ऑप्शन सी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के नैतिक दिशा निर्देश। ऑप्शन डी है दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का संरक्षण। आपका जो भी सही जवाब है हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अगर आपको मुझसे सही जवाब जानना है तो एपिसोड के एंड तक हमारे साथ बने रहें। अगला टॉपिक है साउथ में सॉवरेन डेट क्राइसिस और MDB रिफॉर्म्स। इसको आप GS पेपर 2 और 3 दोनों से लिंक कर सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्लोबल इकोनॉमी जो है, आप वहां से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि खबर क्या है। तो खबर कुछ यूं है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और उच्च अमेरिकी ब्याज दरों के बीच विकासशील व अल्प विकसित देशों यानी ग्लोबल साउथ जो है, उसमें संप्रभु ऋण संकट यानी सोवरेन डेट डिस्ट्रेस ये बहुत गहरा गया है। भारत ने G20 ट्राइका और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुपक्षीय विकास बैंकों यानी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स MDBs और बहुत सारे ऐसे जो वर्ल्ड बैंक हैं और IMF में सुधारों की वकालत जो है वो दोहराई है। UPSC के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको एनालाइज करके देखते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म है सोवरेन डेट, संप्रभु ऋण। क्या है ये? किसी देश की केंद्र सरकार द्वारा विदेशी या घरेलू स्रोतों से लिया गया कुल सरकारी कर्ज है ये। दूसरा टर्म है G20 कॉमन फ्रेमवर्क। तो पेरिस क्लब और गैर पेरिस क्लब लेनदारों, विशेष रूप से जो चाइना है, उसके साथ मिलकर ऋण संकट से जूझ रहे देशों के कर्ज के पुनर्गठन का एक मंच है। इसके क्या प्रभाव और चुनौतियां हैं? कई देश अपनी कुल राजस्व आय का 40 से 50% हिस्सा केवल पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और जलवायु अनुकूलन पर खर्च जो है वो घट रहा है। अब इसमें क्या वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि एनके सिंह और लैरी समर्स की अध्यक्षता वाली G20 एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। रियायती वित्त पोषण का विस्तार भी हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ निजी पूंजी जो है उसको हम जुटा सकते हैं। और अब बारी है सवाल नंबर 8 की। तो सवाल 8 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त के संदर्भ में पेरिस क्लब जो है वो क्या है? ऑप्शन ए यूरोपीय संघ के देशों का एक व्यापारिक क्लब है। ऑप्शन बी आधिकारिक लेनदार क्रेडिटर देशों का एक अनौपचारिक समूह है जो भुगतान संकट से जूझ रहे देनदार देशों के लिए ऋण समाधान खोजता है। ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की निगरानी करने वाली कानूनी संस्था है। ऑप्शन डी है वैश्विक शेयर बाजारों को नियंत्रित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगला टॉपिक है हमारा PM प्रणाम योजना और बायो फर्टिलाइजर सुधार। तो इसको अगर आपको लिंक करना है तो आप GS पेपर 3 से लिंक कर सकते हैं। उसमें जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि अनुदान है उनसे रिलेट कर सकते हैं, या अगर सब्सिडी से, संधारणीय कृषि और पर्यावरण से, सीधी सी बात है एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी वाला जो सेक्शन है आप इसको वहां से लिंक कर लीजिए। और अब खबर क्या है? तो खबर है कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने राज्यों द्वारा रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, DAP के संतुलित उपयोग और वैकल्पिक उर्वरकों जैसे नैनो यूरिया या नैनो DAP या बायो फर्टिलाइजर को बढ़ावा देने के लिए PM प्रणाम यानी PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, इस योजना के तहत राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान जो है वो जारी करने की समीक्षा की है। अगर UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS स्कीम, जिसके तहत पोटाश और फॉस्फेट युक्त उर्वरकों पर प्रति किलोग्राम पोषक तत्व के आधार पर निश्चित सब्सिडी दी जाती है।
हालांकि यूरिया वर्तमान में इसके दायरे से जो है वो बाहर रखा गया है। दूसरा टर्म है सॉइल डिग्रेडेशन एंड यूट्रोफिकेशन। तो खाद्य जो होती है रासायनिक वाली, उनके अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की जैविक उर्वरकता जो है वो नष्ट होती है और जल स्रोतों में अत्यधिक पोषक तत्वों के बह जाने से शैवाल प्रस्फुटन जो है वो होता है, यानी एल्गल ब्लूम होता है। अब इसके क्या प्रभाव हैं, क्या इफेक्ट हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं? तो केंद्र सरकार पर उर्वरक सब्सिडी का बोझ जो है वो घटेगा और साथ ही साथ उस बचत का 50% हिस्सा राज्यों की परिसंपत्ति निर्माण के लिए अनुदान में दे दिया जाएगा। वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं कि यूरिया को भी एनबीएस के अंतर्गत लाना चाहिए, या जैविक या प्राकृतिक खेती का प्रमाणीकरण आसान बनाना चाहिए। साथ ही साथ सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उसके अनुसार पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। सवाल नंबर 9 है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पीएम प्रणाम योजना का प्राइमरी उद्देश्य जो है वो क्या है? ए, किसानों को सौर पंपों की खरीद पर 100% सब्सिडी देना। बी, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना और वैकल्पिक व प्राकृतिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है देश भर में ग्रामीण सड़कों का डिजिटलीकरण करना। ऑप्शन डी है पारंपरिक कारीगरों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। आपका जो भी सही जवाब है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और सही जवाब अगर आपको जानना है तो एपिसोड के लास्ट तक, एंड तक हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल एआई गवर्नेंस और मिशन कर्मयोगी। इसको आप जीएस पेपर 4 में, यानी नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि वाला जो सेक्शन है, या लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य, शासन व्यवस्था में शासन की गुणवत्ता, इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस, या फिर जीएस 2 में जो ई गवर्नेंस वाला पार्ट है वहां से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये खबर क्या है? तो खबर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों के लिए लोक कल्याणकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के नैतिक उपयोग पर एक नया प्रशिक्षण मॉड्यूल जो है उसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य डेटा गोपनीयता, पारदर्शिता और एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रह उसको रोकना है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव को थोड़ा एनालाइज करते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है, महत्वपूर्ण शब्दावली जो है वो है एल्गोरिथम बायस, यानी एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रह। जब एआई सिस्टम ऐतिहासिक डेटा में मौजूद पूर्वाग्रहों को दोहराते हुए किसी विशेष वर्ग या जाति या लिंग या समुदाय के प्रति अनुचित या भेदभावपूर्ण निर्णय देने लगता है तो उसी को कहा जाता है। फिर आता है एक्सप्लेनेबल एआई, एक्सएआई। ऐसा एआई सिस्टम जिसके निर्णय और कार्यप्रणाली को इंसानों यानी नागरिकों और अधिकारियों द्वारा तार्किक रूप से समझा और परखा जा सके। अब इसके थोड़े से बेनिफिट्स देख लेते हैं, इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं। सार्वजनिक सेवा वितरण में दक्षता आएगी, लीकेज रुकेगी और नागरिकों को तेज सेवाएं जो है वो मिलेंगी। लेकिन मानवीय स्पर्श, एम्पैथी और उत्तरदायित्व यानी अकाउंटेबिलिटी की कमी हो सकती है। ये एक बहुत ज्यादा गंभीर नैतिक चुनौती है। वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हैं? अब ये सवाल होगा तो उसमें आप लिख सकते हैं ह्यूमन इन द लूप। ये दृष्टिकोण डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी कानून का कड़ाई से पालन और सिविल सेवकों में निरंतर नैतिक संवेदीकरण यानी एथिकल सेंसिटाइजेशन, इसको आप लिख सकते हैं। तो अब स्क्रीन पर आपके सामने है प्रैक्टिस एमसीक्यू नंबर 10। तो आपका प्रश्न नंबर 10 है कि भारत में मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग NPCSCB, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म सिविल सेवकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए मुख्य केंद्र के रूप में काम करता है? ऑप्शन ए है दीक्षा, ऑप्शन डी है IGOT कर्मयोगी, या ऑप्शन सी है स्वयं प्रभा, ऑप्शन डी है प्रगति। आपका जो भी सही जवाब है कमेंट बॉक्स में हमको लिख दीजिए, और सही जवाब हम आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों ये थे पिछले एक हफ्ते के सबसे महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। हमें आशा है कि आप सभी ने कमेंट बॉक्स में 10 सवालों के जो जवाब हैं वो दे दिए होंगे, है ना? तो चलिए अब वक्त आ गया है आज के सभी 10 एमसीक्यूज के सही जवाब और उनके संक्षिप्त स्पष्टीकरण को थोड़ा सा जानने का। तो क्या है ये? आपकी स्क्रीन पर है एमसीक्यू के आंसर्स और उनके एक्सप्लेनेशंस। प्रश्न नंबर 1 जो था उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी केवल एक। तो ऐसा होता है कि एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 सरकार द्वारा नियुक्त। आरबीआई गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं होती है, लेकिन मत बराबर होने पर वो कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत जो है उसको दे सकते हैं। इसीलिए जो कथन नंबर दूसरा है वो गलत है। अब प्रश्न नंबर जो 2 था उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
ये क्वाड देशों द्वारा शुरू की गई एक गैर सैन्य पहल है। अब देखिए होता क्या है कि IPMDA की शुरुआत 2022 में टोक्यो क्वाड समिट में की गई थी, ये हम सब जानते हैं, जो कमर्शियल सैटेलाइट डेटा के जरिए इंडो पैसिफिक में अवैध मछली पकड़ने और डार्क वेसल्स को ट्रैक करने में मदद करती है। आई बात समझ में? अब प्रश्न नंबर 3 जो है उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत BEE कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का प्रशासक है और एक CCC का मान 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उत्सर्जन में कमी के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 4 जो है उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केयर इकोनॉमी और अवैतनिक देखभाल कार्य। ILO का 5 Rs जो है वो है फ्रेमवर्क देखभाल कार्य को रिकॉग्नाइज, रिड्यूस, रीडिस्ट्रीब्यूट, रिवॉर्ड और रिप्रेजेंट करने से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 5 जो था उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट। व्योम मित्र इसरो द्वारा विकसित एक महिला समान दिखने वाला हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है जो गगनयान के अनक्रूड टेस्ट मिशन में लाइफ सपोर्ट सिस्टम और केबिन एनवायरनमेंट की निगरानी करेगा, उसको देखेगा। एक की बात समझ में आई। अब है प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी, यानी केवल 1 और 3। तो देखिए मत्स्य 6000 को 6000 मीटर 6 किलोमीटर की गहराई के लिए बनाया गया है, ना कि 60,000 मीटर की, इसलिए जो आपका कथन दूसरा था वो गलत है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंटीबायोटिक दवाओं का युक्तियुक्त उपयोग और प्रबंधन। दरअसल WHO ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स को 3 श्रेणियों में बांटा है, क्लासिफाई किया है। एक्सेस यानी सुलभ, वॉच यानी निगरानी और रिजर्व यानी अंतिम विकल्प। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है बी, आधिकारिक लेनदार देशों का एक अनौपचारिक समूह। पेरिस क्लब प्रमुख ऋणदाता देशों, जो ज्यादातर पश्चिमी देश हैं, उनके एक समूह है जो कर्जदार देशों को ऋण पुनर्गठन और राहत प्रदान करने के लिए एक मंच देता है। फिर प्रश्न नंबर 9 था जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना। तो PM प्रणाम जो योजना है उसका मुख्य लक्ष्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी बचत को प्रोत्साहित कर जैव या वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाना है। ठीक है। फिर था आपका प्रश्न नंबर 10 जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, IGOT कर्मयोगी। तो IGOT जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ये जो है ये सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए मुख्य पोर्टल है। तो ये थे आपके 10 सवालों के जवाब। तो एस्पिरेंट्स आपका 10 में से कितना स्कोर रहा, कमेंट करके अपना जो भी स्कोर है हमें ज़रूर बताइएगा। आपको आज का ये एपिसोड और हमारा जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, वो कैसा लगा, इस पे भी अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में हमसे साझा कीजिएगा। अगर ये क्लास आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी मददगार साबित हुई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथी UPSC एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करें और जो हमारा चैनल है SDPD एकेडमी, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगला जो रविवार होगा यानी संडे उसकी क्लास आपसे मिस ना हो जाए। तो अगले रविवार यानी संडे सुबह 9 बजे फिर मुलाकात होगी दुनियादारी के नए एपिसोड में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।